डियर स्टूडेंट, मैं राजेंद्र सिंह यादव। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स का योगदान। चूंकि जीन्स ब्रून्स फ्रांस के भूगोलवेता थे और वह विडाल डी ला ब्लास के शिष्य रहे हैं, यानी विडाल डी ब्लास, जीन ब्रून्स और अल्बर्ट डिजामिया तीन प्रमुख भूगोलवेता हुए हैं फ्रांस के। और फ्रांसीसी जोग्राफर्स या फ्रेंच स्कूल ऑफ जोग्राफिकल थॉट को हम संभववाद विचारधारा के प्रतिपादन के रूप में भी जानते हैं, चूंकि संभववाद की जो संकल्पना थी उसका प्रतिपादन फ्रांस में हुआ था। अब ब्लास के बाद में जो फ्रांस के दूसरे विख्यात जो लेखक और भूगोलवेता हुए हैं वो जीन्स ब्रून्स हैं। ये मैंने पहले बताया आपको, जीन्स ब्रून्स ब्लास के स्टूडेंट थे। उन्होंने जो स्नातक अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह स्पेन से प्राप्त की। उसके पश्चात उन्होंने जो अध्ययन किया वो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के विश्वविद्यालयों में किया। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी विषय के साथ उनकी रुचि इतिहास, राजनीति और कानून के विषयों में अधिक रही थी। इतिहास और भूगोल विषय के साथ डिग्री करने के पश्चात उच्च शिक्षा 1892 में उन्होंने ब्लास के स्टूडेंट के रूप में पूरी की और अपना शोध कार्य एवं आगे के जो भी अन्वेषण कार्य थे वो ब्लास के स्टूडेंट के रूप में उन्होंने या शिष्य के रूप में उन्होंने पूरे किए। यहाँ पर उनका जो अध्ययन था प्रारंभ में वह 1901 में पेरिस में जो सम्मेलन, मानव भूगोल का सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें ब्रून्स द्वारा मानव अधिवासों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के भवन विषय पर उन्होंने व्याख्यानमाला प्रस्तुत की थी, अपने लेक्चर्स वहाँ पर दिए थे। तथा उन्होंने फ्रांस के छतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूफ्स ऑफ फ्रांस के ऊपर भी एक विस्तृत मानचित्र तैयार किया था। तथा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मटेरियल यूज्ड इन द रूफ्स, छतों के निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल होती है उन पर भी काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया है। जीन्स ब्रून्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्योग्राफी ह्यूमेने यानी मानव भूगोल, क्योंकि ह्यूमेने फ्रेंच का शब्द है जिसका अर्थ होता है मानव। मानव भूगोल में के जो 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे उसमें उन्होंने विस्तार से मानव भूगोल के तथ्यों पर चर्चा की थी। इन विषयों पर मानव भूगोल के जो तथ्य हैं, एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीन ब्रून्स, उसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर भी बनाऊंगा क्योंकि एक विस्तृत विषय है। उन्होंने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल में 3 वर्ग बनाए, जिसमें प्रथम जो भाग था उनका, प्रथम ग्रंथ का जो प्रथम खंड था उसमें उन्होंने मिट्टी के अनयूज, मतलब मिट्टी के मिसयूज के ऊपर या उसके अनुत्पादक उपयोग के ऊपर उन्होंने विस्तार से लिखा है।
उन्होंने ये भी कहा कि जो मानव बस्तियां और जो मार्गों के रूप में जो भूमि का उपयोग होता है वो अनुत्पादक उपयोग है, क्योंकि वह भूमि दोबारा कभी भी कृषि कार्यों में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, अपनी उत्पादकता में कोई सहयोग प्रदान नहीं कर पाती है। दूसरा जो उन्होंने पाठ लिखा था खंड में, उन्होंने कहा कि वनस्पति और पशु जगत पर मानव ने विजय प्राप्त की है बिकॉज ऑफ जो जो साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट या जो शोध कार्य हुए थे, या फसलों के उत्पादन में, या पशुओं की प्रजातियों को के पशुपालन के रूप में काफ़ी सुधार हुआ था। तो उन्होंने अपने अध्ययन में ये भी पाया कि मानव ने विजय प्राप्त की है उत्पादन करने में और पशुओं की संवर्धन में। तीसरे खंड में उन्होंने जो यूज ऑफ अर्थ, भूमि का विध्वंसात्मक इस्तेमाल के ऊपर उन्होंने अपना चिंतन प्रस्तुत किया था। चलो ये सभी हम द फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीन स्प्रूस में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम उनका मानव भूगोल के क्रम में क्या योगदान था उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जीन स्प्रूस का कार्यकाल 1869 से 1930 तक रहा है। जीन स्प्रूस ने संभववाद की संकल्पना के प्रतिपादन या उसके समर्थन में अपनी पुस्तक द ज्योग्राफी ह्यूमैने में जो लिखा था वो अभी मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक दूतों की निर्बाध शक्ति केवल भौतिक विश्व में ही शक्तिमान होती है। यहाँ उन्होंने जो प्राकृतिक जो दूत शब्द इस्तेमाल किया है वह उन्होंने द अनरेलेवेंट पावर ऑफ द नेचुरल एजेंट्स रीजन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड अलोन, यानी जो भौतिक शक्तियां हैं जिसमें सूर्य ताप है, प्रकृति की कठोरता है, प्रकृति के नियम हैं, उनके संबंध में उन्होंने प्राकृतिक दूत शब्द इस्तेमाल किए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा मानव भूगोल समझौते एवं सामंजस्य का क्षेत्र है। मानव पर, यहां पर मानव पृथ्वी पर मानव जाति के लिए कुछ भी निश्चित नहीं है सिवाय उन सामान्य नियमों और उन आधारभूत दशाओं के जो सीमा निर्धारित करती हैं, जिसके उपरांत कोई भी जीवन नहीं है। और यदि मानव अक्षांश ऊंचाइयों अथवा गहराई संबंधी सीमाओं को पीछे नहीं धकेल सकता तो वह उनमें कम से कम कुछ परिवर्तन तो कर सकता है। जीन स्प्रूस ने प्राकृतिक शक्तियों पर यहां तक भी कहा है कि
कि मानव उनके कारण अपनी हार स्वीकार नहीं करता है, वह अपनी क्षमताओं के अनुसार उनमें परिवर्तन लाता है एवं अपने कार्य सुचारू रूप से संपादित करता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे उनके योगदान की। जीन ब्रून्स का भौगोलिक योगदान या रचनाएं। जीन ब्रून्स की प्रमुख रचना 1910 में प्रकाशित हुई थी, जो कि मानव भूगोल ज्योग्राफी ह्यूमेन काफी लोकप्रिय हुई थी। इस पुस्तक को या ग्रंथ को 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था तथा बाद में उनके डेथ के बाद इसके संस्करण भी प्रकाशित किए गए थे, जो कि काफी लोकप्रिय रहे हैं। इस पुस्तक के तीनों अलग अलग खंडों में ब्रून्स ने मानव भूगोल के तथ्यों का जिक्र किया है। इसके प्रथम खंड में उन्होंने मानव द्वारा पृथ्वी के प्रयोग या मिट्टी के प्रयोग या उपयोग के ऊपर काफी विषयों पर अपनी विवेचना प्रस्तुत की थी। जैसे उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो मिट्टी का उपयोग किया जाता है या धरातल का उपयोग किया जाता है, वह मानव बस्तियों के रूप में, जैसे गांव, नगर, उनकी स्थिति और उनके विकास का वर्णन तथा संसार के परिवर्तित रूपों को भी बतलाया गया था। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया था कि विभिन्न मार्गों के तहत भी हम भूमि का दुरुपयोग करते हैं। दूसरे खंड में मानव के द्वारा वनस्पति जगत और जंतु जगत पर विजय के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था या विचार व्यक्त किए थे, जिसमें उन्होंने कृषि और पशुपालन पर विशेष जोर दिया था एवं किन विभिन्न विधियों के द्वारा हमने कृषि का संवर्धन या पशुओं की नस्लों को अपने अनुरूप या पशुपालन किया है, ये सब बातें उन्होंने अपने दूसरे खंड में बताई थी। तीसरे खंड में उन्होंने कुछ आर्थिक क्रियाओं, जैसे हम दोहन कैसे करते हैं, खनिजों का निष्कासन करते हैं, उत्खनन करते हैं, या जो लूटने की अर्थव्यवस्थाएं का इन्होंने उसको नाम दिया, जो हम रिसोर्सेज का एक्सेस यूज करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं, उसके ऊपर इन्होंने अपने तीसरे खंड में विस्तार से उदाहरण के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा उन्होंने लेखन कार्य में राजनीतिक व धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद कार्य भी किया गया और उसके पश्चात उन्होंने 1920 में फ्रांस का मानव भूगोल तथा उसके बाद में 1926 में उन्होंने फ्रांस का राजनीतिक एवं आर्थिक भूगोल प्रकाशित किया। ब्रून्स ने अमेरिकी भूगोलवेता ईशा बोमेन की पुस्तक न्यू वर्ल्ड का भी 1928 में फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया था। और चूंकि ईशा बोमेन से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो ईशा बोमेन ने भी उनके कार्यों का अंग्रेजी भाषा में अमेरिका में अनुवाद किया था। यहाँ पर उनकी जो अगली पुस्तक है वह है सामाजिक विज्ञानों का इतिहास एवं संभावनाएं, हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ सोशल साइंसेस।
में उन्होंने मानव भूगोल की सीमा पर प्रकाश डालते हुए यथार्थ विभाजन दिया तथा विज्ञान में उचित स्थान प्रदान किया मानव भूगोल को। उन्होंने पादप पारिस्थिति पर भी काफ़ी अध्ययन एवं कार्य किए। इसके अलावा अपने आर्थिक एवं राजनीतिक भूगोल में उन्होंने विस्तार से, जिससे जो पूर्व में मैंने आपको बताया था, उन्होंने आर्थिक भूगोल में मार्ग, सीमाएं, सामाजिक राजनीतिक समुदाय तथा राजनीतिक भूगोल में राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, भाषाएं, शासन, संगठन एवं नैतिकता पर उन्होंने सामाजिक भूगोल में आवश्यक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा ब्रून्स ने विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों के जो पाठ्यक्रम थे उनके लिए भी नवीन मानचित्रावली, पाठ्यक्रम आदि कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ब्रून्स की रचनाओं में मानव भूगोल का भूगोल विज्ञान में विशेष स्थान रहा था। उनके ग्रंथों एवं उनकी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने भूगोल के विषय क्षेत्र, मानव भूगोल में अंतर संबंध, अंतःक्रियाएं एवं सामंजस्य को बहुत ही उत्कृष्ट एवं उदाहरणों के साथ में समझाने का प्रयास किया गया था। अब ब्रून्स के योगदान के रूप में भौगोलिक योगदान या भौगोलिक चिंतन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो उनका जो फर्स्ट है कि भूगोल का क्षेत्र क्या है, उन्होंने बताने का प्रयास किया है। ब्रून्स ने कहा है कि भूगोल का अध्ययन क्षेत्र जहां भूतल और वायुमंडल मिलते हैं, वहीं भूगोल का वास्तविक अध्ययन का क्षेत्र है या अध्ययन का स्थल है। इसे उन्होंने कुछ अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ हद तक वायुमंडल की निचली परतें तथा पृथ्वी के धरातल के नीचे जहां पर कुछ घटनाएं या भूकंप जैसी घटनाएं इत्यादि घटित होती हैं, जिससे स्थल परिवर्तन होते हैं, उस पेटी को यानी भूतल से कुछ गहराई और वायुमंडल की कुछ पेटियों को सम्मिलित करते हुए, जिसमें उन्होंने भौतिक शक्तियों को भी प्रमुख माना है और पृथ्वी की गतियों को भी उन्होंने प्रमुख माना है, उस क्षेत्र को उन्होंने भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र माना है। यहाँ इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो उन्होंने क्षेत्र बताया या जो एक संकीर्ण या एक संक्रीय पेटी के रूप में जो स्थान बताया, वायुमंडल और धरातल के कुछ गहराई के बीच का जो क्षेत्र है, उसमें ही उन्होंने यह भी माना या हम भी ये चीज कह सकते हैं कि प्रकृति की समस्त जैविक क्रियाशीलता और जो अंतर संबंधों का जो क्षेत्र है, जहाँ मानव क्रियाकलाप करता है, मानव सामंजस्य स्थापित करके अपने वातावरण को प्रभावित करता है एवं अपने भूदृश्यों का निर्माण करता है, यह वह क्षेत्र है जहाँ पर वनस्पति, पशु एवं मानव जीवन, जो मानव जीवन है, वह प्रकृति के साथ जटिल सामंजस्य के कारण अपने प्रतिरूपों व स्थल रूपों का या भूदृश्यों का निर्माण करता है। सेकंड पॉइंट है भौगोलिक चिंतन में मानव भूगोल का क्षेत्र। प्रोफेसर ब्रून्स ने अपने चिंतन में, अपने जो उन्होंने लेख लिखे हैं, उसमें
ये कहा है कि भौतिक व मानवीय शक्तियों को समाज के विकास एवं उत्थान में विशेष योगदान है। तथा यह भी बताया कि मानव द्वारा रचित किए गए अपने भूदृश्यों में है, जहां पर उन्होंने गांवों, नगरों और उनकी स्थिति, आकार और यातायात तथा विभिन्न परिलक्षित भूदृश्यों के आपसी सामंजस्य का उल्लेख किया है तथा इन समस्त भूदृश्यों को जो मानव द्वारा उत्पन्न किए गए हैं या मानव द्वारा रचे गए हैं या मानव द्वारा प्राकृतिक शक्तियों के बाधाओं के उपरांत भी उन्होंने इन भूदृश्यों का निर्माण किया। उन्होंने बताया कि ये सब मानव भूगोल के अध्ययन के विषय क्षेत्र हैं। ब्रून्स द्वारा मानव भूगोल के क्षेत्र को अधिक विस्तृत मानते हुए उन्होंने विकास एवं क्रियाशीलता के सिद्धांत और सार्वभौमिक या अंतर संबंध के सिद्धांत का भी समर्थन किया है और उन्होंने इन दोनों सिद्धांतों पर अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। विकास एवं क्रियाशीलता के सिद्धांत के क्रम में उन्होंने लिखा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस नियम के अनुसार विश्व के सभी निर्जीव, जड़, चेतन पदार्थ, चाहे वो भौतिक हों चाहे सांस्कृतिक हों, सभी बदलते रहते हैं। उनके रूप, अवस्था, स्थिति और कार्यकलाप करने की क्षमता में परिवर्तन आता है तथा ये जो उनके कार्य हैं वो प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं, यानी वो उन्नति वाले भी हो सकते हैं और अवनति वाले, दोनों दिशाओं में होते हैं। कोई भी जो वस्तु है वो या तो उसका क्षय हो रहा है या उसमें वृद्धि पाई जाती है। वास्तव में कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में नहीं है। जहां उन्होंने कहा कि जहां हम औसत ऊंचाई के लिए महासागरों के तल का से हम निर्धारण करते हैं, उसमें भी परिवर्तन आता रहता है। पर्वतों की ऊंचाई पर और नदियों द्वारा अपरदन इत्यादि सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना लेखन कार्य में अपने ज्ञान को प्रस्तुत किया है तथा उन्होंने भौतिक शक्तियों को भी माना है, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के सूर्य ताप को अग्र माना है। अन्य भौतिक शक्तियों के रूप में उन्होंने पृथ्वी की बाह्य व आंतरिक शक्तियां, पृथ्वी की गतियां, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जैविक शक्तियां तथा सांस्कृतिक शक्तियों के बारे में भी अपने ग्रंथों में विस्तार से चर्चा की है। संक्षेप में मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि उनके दूसरा जो सिद्धांत था, सार्वभौमिक एवं अंतर संबंध का सिद्धांत, उसके विषय में उन्होंने कहा कि विश्व की सभी वस्तुएं एवं तत्व, चाहे वह जड़ हों या चेतन, एक दूसरे से संबंधित हैं। इन तथ्यों में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है, अतः इनका पृथक अध्ययन संभव नहीं है। ब्रून्स से पूर्व इस सिद्धांत की व्याख्या रैटजेल ने की थी। इसके अलावा ब्लास ने भी इसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। उन्होंने भी सार्वभौमिक एकता या अंतर संबंध के सिद्धांत की व्याख्या की थी। ब्रून्स के जो पांचवा जो उनका भौगोलिक चिंतन का पॉइंट है वह है संभववाद की संकल्पना। संभववाद पर, चूंकि ब्रून्स ब्लास के शिष्य थे और फ्रांस में संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन हुआ। मानव को प्राकृतिक संसाधनों से अधिक महत्व दिया गया। प्राकृतिक संसाधनों से मेरा यहाँ तात्पर्य वो
बस्तियां हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं। यह मैंने पूर्व में भी ब्रून्स के कथन पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि मानव अक्षांशों, ऊंचाई अथवा गहराई संबंधी सीमाओं को पीछे धकेल नहीं सकता, यानी वह उनसे मुंह नहीं मोड़ सकता, लेकिन वह अपने ज्ञान के फलस्वरूप कम से कम उन परिवर्तनों को कम कर सकता है। यानी जो भौतिक ताकतें हैं उनको अपने कार्यों से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि और विवेक से उनके प्रभाव कम अवश्य कर सकता है। ब्रून्स कभी भी निश्चयवाद के समर्थक नहीं रहे। उनका कहना है कि यद्यपि मनुष्य को विशेष परिवेश में रहकर अपना कार्य करना पड़ता है, इसका यह अर्थ कभी भी नहीं हो सकता कि वह वातावरण का गुलाम या दास है। उन्होंने संभववाद की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा कि कुछ अर्थों में हम यह मानते हैं कि मानव के कुछ कार्य सीमाओं में बंधे हुए हैं, परंतु उसकी सभी क्रियाएं पूर्णतया पूर्व निश्चित नहीं हो सकती। मानव क्रियाशील प्राणी है। वह तभी आक्रमण्य होता है जबकि प्रकृति उसे निष्प्राय कर देती है, जबकि वास्तव में जब तक वह जीवित रहता है तब तक वह क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। एवं यह भी कहा कि मनुष्य की आदतों के कारण भी वह अपने परिवेश में अनेक परिवर्तन लाता है। ब्रून्स के भौगोलिक चिंतन का जो हमारा छठा पॉइंट है वह है मानव भूगोल के तथ्य। मानव भूगोल के तथ्यों पर उन्होंने अपने विचार अपनी पुस्तक मानव भूगोल में विस्तार से चर्चा की है। ब्रून्स ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल में जो भूगोल के तथ्यों के जो वर्ग बनाए हैं वो उन्होंने 3 प्रमुख वर्ग बनाए हैं तथा उन 3 वर्गों में 6 प्रकार से तथ्यों का विभाजन किया गया है। उन्होंने पहले वर्ग में मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग को उन्होंने पहले वर्ग में माना है। या उन्होंने यह कहा है कि किस प्रकार से जो उपजाऊ मिट्टी है या धरातल का वह भाग जो मानव का भरण पोषण करता है, किन सामाजिक कार्यों में उसका अनुपयोग या दुरुपयोग किया जाता है, उसका उत्पादन क्षमता ना लेकर के अन्य कार्यों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार प्रमुख माने हैं, एक मानवीय बस्तियां और दूसरा उन्होंने मार्ग। और मानव बस्ती के रूप में सब मानव के बसाव क्षेत्र सम्मिलित हैं, चाहे वह कृषि भूमि पर निर्मित एक कृषक का रहने का आवास है या पशुओं का रहने का स्थान है या छोटे नगर हैं, छोटे गांव हैं, कस्बे हैं या बड़े शहर हैं। एवं यातायात के रूप में जोड़े जाने वाले मार्ग तथा उन मार्गों के आसपास का क्षेत्र जो कि कृषि कार्य में उपयोग नहीं होता है, इसको उन्होंने प्रथम वर्ग में रखा है। दूसरे वर्ग में उन्होंने जो अपनी पुस्तक में जो मानव भूगोल के तथ्य बताए हैं उसमें उन्होंने कहा कि वनस्पति एवं पशु जगत पर मानव ने विजय प्राप्त की है। उन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल के हिसाब से कृषि एवं पशुपालन में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। यहाँ मैं ये मानव भूगोल के तथ्य संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मानव भूगोल के तथ्य जीन्स ब्रून्स के द्वारा जो दिए गए थे
वो एक काफी विस्तार से हैं, जिसमें उन्होंने सामाजिक, भूगोल, राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों का भी वर्णन किया था, जिस पर क्योंकि ये विषय भी अलग है, हम एक अलग से लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा उनका जो वर्ग था, जिसमें जो यूज ऑफ लैंड है वो विध्वंसात्मक कहलाती है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हम विदोहन करते हैं खनिज निकालने के माध्यम से, या जो हम पौधों और पशुओं का विनाश करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि खनिज पदार्थों का शोषण करते हैं, कोल का निकालना, पेड़ों का काटना, चाहे वो पेपर बनाने के लिए हो, चाहे विद्युत उत्पादन के लिए हो, इत्यादि कार्रवाइयों को उन्होंने मिट्टी का विनाशकारी उपयोग बताया गया था। क्योंकि खनन क्षेत्रों में अगर वह जहाँ खनन कार्य होता है तो वह उसके आसपास के क्षेत्रों को भी, के मिट्टी को भी या भूमि को भी अनुपयुक्त बना देता है, वह प्रयोग करने के लायक वो नहीं रहती है। इस पर भी ब्रून्स ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिस पर हम एक अलग से लेक्चर में जो मानव भूगोल के तथ्य, एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बाय प्रोफेसर जीन ब्रून्स पर मैं एक अलग लेक्चर में ये सारे जो उनके तथ्य थे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और आज मैं ये चूंकि फ्रांस के भूगोलवेताओं का योगदान था, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में आपसे विडाल डी ला ब्लास के ऊपर चर्चा की थी, आज हमने जीन ब्रून्स पर चर्चा की है, उनके क्या योगदान था भौगोलिक चिंतन के रूप में। इसके बाद हम अल्बर्ट डिजामिया, जो कि तीसरे प्रमुख भूगोलवेता हैं फ्रांस के, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जय हिंद।